गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप सभी जानते हैं आज तारीख कितना है? 15 जुलाई। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को टॉपिक को कवर करेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी जेपीएससी का एग्जाम हुआ था, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है? तो उसमें जो है ना, आप देखोगे लगभग करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन, लगभग क्या बोले, सारे का सारा क्वेश्चन जो है ना न्यूज़पेपर से, जो हम लोग डेली जो करते हैं ना डिस्कशन, एससीओ के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, फीफा वर्ल्ड के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, गवर्नर के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के जज, जितने भी तमाम लोग न्यूज़ को फोकस करते हैं, सारे क्वेश्चन मिला-जुला के पूछ लिए गए। ठीक है? लगभग लगभग 60 से 65 क्वेश्चन। तो आप सभी जानते हैं ना पेपर का कितना इंपॉर्टेंस है, इसलिए पेपर पढ़ना चाहिए। ठीक है? चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि जनसत्ता जो न्यूज़पेपर है ना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि अभी बिहार का एग्जाम होने वाला है, बिहार में बहुत सारे वैकेंसी आए हुए हैं। वहाँ पे आपका यूपी पीसीएस का होने वाला है, ठीक है? अभी आपको उत्तराखंड पीसीएस भी हुआ है, उसका मेंस होना होना है। एमपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, सभी एग्जाम में न्यूज़पेपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? किन लोगों के लिए फायदा होगा? हम जो वीडियो बनाते हैं आपके लिए, ये वीडियो आपको कैसे हेल्प करेगा? जो लोग नए-नए जो है ना तैयारी कर रहे हैं अभी, जिनका तैयारी करना 1 महीना हो रहा है, 6 महीना हो रहा है, उनको पता नहीं होता ना कि करंट अफेयर से कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। उनको लगता है कि सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, सारे अ, आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं ना, जो एग्जाम में बार-बार रिपीट करते हैं और अगर रिपीट नहीं करते तो वही क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग डिस्कशन करते हैं। और ये पीडीएफ देख रहे हैं ना, इसको जो ना मुफ्त में, फ्री में, कोई चार्ज नहीं देना होता है। हाँ, पेड कोर्स के लिए जो अलग है, उसके लिए आपको थोड़ा पे करना होगा, लेकिन जो पेपर है ना, वो बिल्कुल मुफ्त चलता है, तो आप लोग वहाँ पे जुड़ सकते हैं। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एक और यहाँ पे रहेगा, आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। कुछ लोग ही कर रहे हैं, कुछ लोग जो है बार-बार कर रहे हैं, वो तो ठीक है, उनका नाम मुझे याद है और मनोज जी हैं, गुड़िया जी हैं, बहुत सारे वहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। लेकिन इतना अपील करने के बावजूद, इतना आप लोग से रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी फीडबैक नहीं मिलता है मुझे। तो फीडबैक नहीं मिलेगा तो हम कैसे काम करेंगे आप बताइए? हमें तो लग रहा होगा कि हम तो बेकार पढ़ा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इससे कोई आप लोग को काम नहीं आ पा रहा होगा। तो ऐसे से मन में जो है ना नेगेटिविटी आ जाता है। तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर देंगे, ठीक है? चलिए, अब हम लोग आते हैं मुद्दे पे डायरेक्ट। डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। ये देखिए, ये जो है ना हमारा पेड कोर्स में जो है ना ये क्वेश्चन दिया गया था और हम लोग डेली 1 से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे ही एग्ज़ाम हमारा नज़दीक आएगा मेंस वाला, हम लोग जो है ना 3 से 4 टॉपिक डेली डिस्कस करने लगेंगे। अभी क्या है, आप देखोगे यहाँ पे सोशल मीडिया के बारे में, कल का न्यूज़पेपर में भी आया हुआ था और आपको बीपीएससी एग्ज़ाम में भी और आपको यूपीएससी एग्ज़ाम में भी पूछा गया है ये सोशल मीडिया को लेकर। तो इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए, आज का जो आंसर है ना आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगा। सबसे पहला टॉपिक ही यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। आए दिन एग्ज़ाम में आप किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन उठा लो, वहाँ पे गवर्नर के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी हाल ही में जो है ना, कल ही का न्यूज़ है, चेंज किए गए हैं। जैसे कि आप देखोगे पश्चिम बंगाल की जो अ, गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? असीम कुमार, ठीक है? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष असीम कुमार को सोमवार को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो हरियाणा के राज्यपाल कौन हो गए? असीम कुमार। इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि एक तरफ राज्य का नाम दे देगा, दूसरी तरफ उनके गवर्नर का नाम दे देगा। वो गवर्नर जो हाल में ही सुर्खियों में रहे थे, मैचिंग करने के लिए पूछ लेगा। तो आप लोग याद रखिए, असीम जो है ना हरियाणा के बन गए हैं। और यहाँ पर बात करेंगे, देखिए, और अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल, तो अशोक जी को कहाँ पे? गोवा का राज्यपाल बनाया गया है। और जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कविंद्र, उनको लद्दाख का गवर्नर बनाया गया। बस 3 चीज़ याद रख लीजिएगा। अभी एग्जाम में जो पूछेगा ना, एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ गवर्नर, मैचिंग करने के लिए पूछ लेता है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया था। और आपको बता दें, आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि राज्यपाल का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? ठीक है? इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। ये जो है ना बिहार के बारे में न्यूज़ छपा हुआ है। देखिए, हर राज्य का अपना-अपना प्रॉब्लम होता है, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो। जैसे छत्तीसगढ़ में नक्सली प्रॉब्लम है वहाँ पे। उत्तराखंड में आप देखिएगा तो वहाँ पे नेचुरल प्रॉब्लम है, डिज़ास्टर वगैरह आते रहता है वहाँ पे। बिहार में आप देखोगे तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। अभी बिहार में होने वाला है इलेक्शन, ठीक है? अच्छी बात है। लेकिन जब इलेक्शन होता है ना, तो विकास विकास वाले मुद्दे, डेवलपमेंट वाले मुद्दे जो है ना न्यूज़ में रहता है। लेकिन बिहार के मामले में दूसरा चीज़ है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, जंगल राज का देखने को मिल रहा है, गुंडा राज का जो है शब्द देखने को मिल रहा है, इलेक्शन कमीशन को देखने को मिल रहा है। तो बिहार अपने आप में यूनिक है। तो आपसे क्वेश्चन जो है ना मेंस में पूछेगा कि बिहार में जो है ना बिहार का अपना क्या प्रॉब्लम है? तो आपको बता देना, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि अभी आपने देखा कि आए दिन व्यापारी हो या युवा वर्ग हो, दिन दहाड़े गोली मार दिया जा रहा है, दिन दहाड़े हत्या कर दिया जा रहा है।
जबकि पास में ही पुलिस स्टेशन है, पास जो जहाँ ये घटना हो रहा है ना, वो एक पॉश इलाका में आता है। तो वहाँ की जब ये स्थिति है, तो गाँव का दूर-दराज का आप देख सकते हैं। इस तरह की बातें यहाँ पे आर्टिकल में किया गया है। यहाँ पे एनसीआरबी का भी डाटा है। एनसीआरबी का डाटा है ना कि बिहार 5 राज्यों में शामिल हो गया है, जहाँ पे हिंसा, हत्या, मर्डर के मामले में जो है ना, उच्च स्तर पर आ गया है। यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है। तो आपकी मेंस के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि बिहार में क्या-क्या समस्या है, तो आप वहाँ प्लान के बारे में चर्चा करोगे, गरीबी, बेरोज़गारी, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, जागरूकता, एजुकेशन, स्वास्थ्य, ये सब प्रॉब्लम को आपको गिना देना है। लेकिन बस प्रॉब्लम ही नहीं है, बिहार में बहुत सारे अच्छे-अच्छे काम भी किए गए हैं। ये सब जो है ना आपको मेंस में आपको सिखाएँगे, ठीक है? चलिए। यहाँ पर बात किया गया है, ये है एडिटोरियल पेज का। यहाँ पर बात किया गया है, जो ऑनलाइन गेम होता है, जो वर्चुअल लाइफ होता है, उसका जो है ना क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सकारात्मक और नकारात्मक। जैसे आपने देखा होगा ऑनलाइन गेम, ठीक है? तो ऑनलाइन गेम का सकारात्मक पहलू क्या है कि इससे जो है ना रोज़गार जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? रोज़गार। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऑनलाइन या आभासी जो खेल है ना, उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू पे प्रकाश डालें। तो प्रकाश डालने का मतलब क्या हो गया? आपको उसके बारे में पॉजिटिव बताना है, आपको उसके बारे में नेगेटिव बताना है। तो रोज़गार हो रहा है। फिर यहाँ पर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। आप देखोगे यहाँ पे स्टार्टअप भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्रिएटिविटी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है? और इकोनॉमिक जो है यहाँ पे इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में यहाँ पे हेल्प करेगा। स्किल यहाँ पे बढ़ रहा है। लेकिन चुनौती की अगर बात करें ना यहाँ पे, चैलेंजेस, तो यहाँ पे वित्तीय जोखिम, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वित्तीय जोखिम, प्राइवेसी, लत लगना, साइबर फ्रॉड, नियम को लेकर, ऑनलाइन खेलों से बच्चे और युवा वर्ग को जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। तो ये चीज़ को याद रखिएगा, नेगेटिव पक्ष यहाँ लिखा हुआ है और सकारात्मक पक्ष यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? अब हम आप बात करेंगे कि सरकार भी जो है ना ऑनलाइन गेमों को लेकर कुछ पहल की है, जैसे कि आप भारत नेट योजना यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, भारत नेट लिखा हुआ ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि भारत नेट का क्या उद्देश्य है? तो ग्रामीण इलाका, दूर-दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को प्रदान करना, इंटरनेट सुविधाएँ प्रदान करना, ये भारत नेट का लक्ष्य है। ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी इसको टारगेट करेगा पूछने का। साथ में भारत सरकार ने क्या प्रयास किया है? तो अभी जो है ना राष्ट्रीय स्तर पे कंटेंट क्रिएटर अवार्ड का जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है भारत सरकार ने, 2 हो गया। साथ में 5G नेटवर्क के बारे में आप चर्चा कर दोगे, ठीक है? और यहाँ पे क्या बात करोगे? हाँ, तो पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग देख लिए, बस इतना ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। और आपसे पूछेगा कि सुर्खियों में रहा पोकर और रम्मी क्या है? रम्मी और पोकर क्या है? आपसे पूछेगा। तो अगर आप लोग पढ़ेंगे तभी तो जान पाएँगे, तभी तो जवाब दे पाएँगे। और यही 2-3 क्वेश्चन अगर गलत हो जाएगा, तो फिर कट ऑफ से आप नीचे चले जाइएगा, ठीक है? तो हम लोग को हर एंगल से पढ़ना होता है। तो रम्मी और पोकर क्या है? ऑनलाइन गेम है। वहाँ पर पता है क्या ऑप्शन दे देगा? बिटकॉइन बोल देगा, या बोल देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल देगा, या क्लाइमेट चेंज बोल देगा, क्लाउड सीडिंग बोल देगा, कुछ भी बोल देगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, रम्मी और पोकर क्या है? तो ये ऑनलाइन गेम है। हम लोग नेगेटिव पक्ष और सकारात्मक पक्ष पे बात कर लिए, नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं। ये क्या है? ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बात किया गया है आर्ट थेरेपी। आर्ट थेरेपी मतलब समझे? जो कला होता है, आर्ट थेरेपी। इसके बारे में चर्चा किया गया कि आर्ट थेरेपी का क्या फ़ायदा होता है। यहाँ पर शोध किया गया है कि जो आर्ट होता है ना, वो हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। अगर आप आर्ट से जुड़े हुए हैं, कलाकृतियों से जुड़े हुए हैं, आप इन तमाम चीज़ों को निहारते हैं, तो आपके जो स्वास्थ्य है ना, जो हेल्थ है ना, उसपे सकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है। यही आर्टिकल में मेंशन किया गया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे रिसर्च किया गया है कि आर्ट गैलरी हो गया, जैसे कि आर्ट में आप हो गया, कोई भी पांडुलिपि बना रहे हैं, आप नाच-गाना देख रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, सब कुछ। ये सब जो है ना, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। अगर इसके फ़ायदे की अगर बात करें ना, तो मानसिक रूप से आप दुरुस्त रहिएगा, आप शारीरिक रूप से फिट रहिएगा, आप में निर्णय लेने की क्षमता डेवलप हो पाएगा, आपका जो हार्मोन है, वो बैलेंस रहेगा। जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर आपने देखा है ना, सुना है ना, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन। ये लोग क्वेश्चन बार-बार पूछता है। जो हम लोग सोते हैं ना, जो नींद लेते हैं ना, कब सोना है, कब जागना है, ये कंट्रोल पता है कौन हार्मोन करता है? डोपामाइन करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और ऑक्सीटोसिन आपको पता है ना, जो मिल्क का सिक्रेशन में ऑक्सीटोसिन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आपने देखा गाय, आजकल क्या करते हैं, जो ग्वाले लोग होते हैं, जो गाय का जो पालन करते हैं, जल्दी से दूध निकालने के लिए ना एक ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है? या महिलाओं में आप देखोगे कि जो
दूध का सेक्रेशन होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गया और आपको पढ़ना भी चाहिए यहाँ पे कि हमारी जो आर्ट थेरेपी है उसका हमारे हेल्थ पे पॉजिटिव रूप से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये बात किया गया है तकनीक के बारे में। जो तकनीक है ना, जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक, ओके कहाँ गया, कहाँ गया? यहाँ पे मैं हाइलाइट किया था। हुँ, ये देखिए, तकनीक का बच्चों पे क्या असर पड़ता है? मेंस का क्वेश्चन है यहाँ पे और यहाँ पे जो व्यूअर लोग होते हैं या जो यहाँ पे अपने आंसर को भेजते हैं यहाँ पे ना, ये लोग कोई आम आदमी नहीं होते, ये लोग रिसर्चर होते हैं। ये लोग जो पीजी जो होते हैं ना, अ, जो डॉक्टर का जो उपाधि होता है, क्या बोलते हैं उसको? पीएचडी, वो लोग वाला स्टूडेंट होते हैं ये सब, लिखते हैं ये सब, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, बच्चों पे क्या असर पड़ता है? देखिए, आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं ना, मोबाइल पे, टीवी पे, कंप्यूटर पे ज़्यादा घुल-मिल गए हैं। अपना ज़्यादा समय स्क्रीन पे देते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों के आँख, बच्चों का हेल्थ, बच्चों का फिजिकल बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पे बच्चे जो है ना, अकेलापन का शिकार हो जाते हैं। बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है। बच्चे लोग सोशल बिहेवियर ठीक नहीं करते हैं। उन लोगों को पता नहीं कि बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से कैसे बात करना है, किसी तरह से भी बात कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ यहाँ पर ट्रॉमा देखने को मिलता है। कुल मिलाकर यहाँ पे बात किया गया है, तकनीक जो है ना, बुरा चीज़ नहीं है, खराब चीज़ नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने आना चाहिए। यहाँ पे जो पेरेंट है ना, उनकी एक ज़िम्मेवारी है कि बच्चों को तकनीक के साथ-साथ जो रियल वर्ल्ड है, आपके आस-पास जो घटनाएँ घट रहे हैं, जो आपके आस-पास का जो एनवायरनमेंट है ना, उससे भी घुल-मिल कर आएँ। तो ये चीज़ है ना, मेंस में आपसे पूछेगा कि तकनीक से जो है ना, बच्चों के हेल्थ पे या बच्चों के एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उस पे प्रकाश डालें। तो आपको यही सब चीज़ लिख के आ जाना है। ठीक है? चलिए, यहाँ पर बात करेंगे भाषा की राजनीति। बिहार जैसे एग्ज़ाम में आप देखो, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में अभी भाषा को लेकर काफ़ी राजनीति गरमाया हुआ है। कुल मिलाकर अभी आप देखोगे ना, भाषा पहले तमिलनाडु में विरोध हुआ, फिर वहाँ पे कर्नाटक देखा-देखी करने लगा, फिर महाराष्ट्र में भी ये चीज़ देखने को मिला भाषा को लेकर विवाद। तो इसके पीछे का मेन वजह पता है क्या है? लोग को चाहिए सत्ता, लोगों को चाहिए पावर और उनको कोई रास्ता मिलता नहीं है। तो कैसे चीज़ों को इन्फ्लुएंस करें, कैसे हम यहाँ पे आम जनता को यहाँ पे अ, आम जनता को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करें। तो वो लोग डेवलपमेंट मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। वो लोग ऐसा चीज़ को ढूँढेंगे ना, जो ज़्यादा सेंसिटिव हो। तो वो लोग भाषा को यहाँ पे क्या करते हैं, अपना टारगेट करते हैं, हिंदी का विरोध करते हैं। आप बता रहे हैं आपको कि जो हमारी भारतीय लैंग्वेज है, हिंदी नहीं, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, भोजपुरी, मगही सारे हमारे इंडियन लैंग्वेज है। अगर इसका कंज़र्व हम लोग नहीं करेंगे, तो क्या विदेश से लोग आएँगे करने के लिए यहाँ पे? नहीं ना, पहला। तो यहाँ पे मेन चीज़ समझने वाला क्या है कि भाषा का इम्पोर्टेंस क्या है? आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे, तो आपको भाषा के बारे में पता होना चाहिए कि भाषा का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो भाषा क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, ठीक है? भाषा क्या करता है? सूचनाओं को आदान-प्रदान करने का काम करता है। यहाँ पर देख लिए, विचारों का आदान-प्रदान, सूचनाओं का आदान-प्रदान, लोगों को कनेक्ट करता है, फीलिंग को यहाँ पे जोड़ता है, एक-दूसरे के भाव को समझ पाते हैं हम लोग। ये सब फ़ायदे हैं। आप देखोगे जब स्वतंत्रता के लिए जब फाइट कर रहे थे ना, तो हिंदी वो भाषा था या आप इंडियन लैंग्वेज कह लो, बांग्ला हो, तमिल हो, सब जो है ना एक-दूसरे से कनेक्ट किए हम लोग। तब जाके हम लोग जो है यहाँ पे फ्रीडम वाला लड़ाई लड़े थे। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मैंने खुद से बात नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो भाषा का अपने इम्पोर्टेंस है, ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भाषा को यहाँ पे क्या करते हैं, अपना हथियार बनाते हैं, जो कि बहुत गलत है। ठीक है? भाषा की अपनी संस्कृति है। तो पॉजिटिव चीज़ याद रखिएगा, वही एग्ज़ाम में आपको लिख के आना होता है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, इनका नाम याद रखिए, अनिमेष कुजूर। ये जो है ना, भारत में सबसे तेज़ दौड़ने वाले जो है ना, बन गए हैं वो धावक। इनका नाम क्या है? अनिमेष कुजूर, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ से बिलॉन्ग करते हैं और उसेन बोल्ट का नाम को पता है ना, विश्व में सबसे तेज़ दौड़ने वाले वही हैं। अब बात करेंगे हम लोग भारत और चाइना रिलेशन पे। सबसे पहला यहाँ पे ना देखिए, पूरा पढ़ने जाइएगा ना तो बोर लगेगा आपको कि यहाँ पे क्या भारत चाइना संबंध कैसे पढ़े हम, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको पीटी फैक्ट बताते हैं। एससीओ को लेकर अभी चल रहा है बहुत शोर। कुल मेंबर कितना? 10 मेंबर हैं। 2025 का सम्मेलन कहाँ होने वाला है? चाइना में होने वाला है। ये फैक्ट को याद रखिएगा। इसमें 10 मेंबर कौन-कौन है? उसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है? भारत और चाइना के बीच में कितना का ट्रेड होता है? तो 127 बिलियन डॉलर का होता है। ये भी याद रखेंगे आप। अभी भारत और चाइना के बीच में विवाद चल रहा है, तो विवादित मुद्दे को याद रखिएगा। जैसे कि आप देखोगे तिब्बत को लेकर विवाद चल रहा है, आप देखोगे ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर चल रहा है, आप देखोगे जो तिब्बत के गुरु है दलाई लामा, उनके उत्तराधिकारी सक्सेसर को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है। आप देखोगे पाकिस्तान के मुद्दे पर भी चल रहा है, आप देखोगे आतंकवाद के मुद्दे पर भी चल रहा है, आप देखोगे यूएनएससी पर भी मुद्दे पे चल रहा है।
आप देखोगे यहाँ पे ट्रेड को लेकर चल रहा है, यहाँ पर देखोगे क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, फिर यहाँ पे सीमा को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन अभी हाल में जो गरमाया ना मुद्दा, वो पाकिस्तान को लेकर गरमाया। क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष हुआ और पाकिस्तान को जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था, वो चाइना ही दे रहा था कि भारत का पोज़ीशन कहाँ पे है, भारत कौन-सा हमला करने वाला है, आप इस समय कौन-सा अपने हथियार को यूज़ करो। सप्लाई भी किया यहाँ पे हथियार वगैरह। तो ये भारत ने इस चीज़ को देखा, बहुत नज़दीक से देखा। तो इसको लेकर भी थोड़ा थोड़ा मसला गरमा गया है। लेकिन भारत और चाइना नेबर कंट्री है और आपको पता है ना, ब्यूरोक्रेट में या आप डिप्लोमेसी में आपको पता ही होगा कि दोस्त बदले जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। तो कोशिश किया जा रहा है कि चाइना की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी कि जो हमारा डिस्प्यूट है, जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, उस मुद्दे को धीरे-धीरे जो है ना सॉल्व करें। क्योंकि अब ग्लोबल सिनेरियो देखो, तो वहाँ पे वेस्टर्न कंट्री, वहाँ पे जो अमेरिका है, जो वहाँ पे यूरोपियन यूनियन है, वो भारत और चाइना को बढ़ने नहीं देना चाहते, ठीक है? तो चाइना के विरुद्ध भारत को खड़ा कर देता है दीवार की तरह। वो भारत का यूज़ करना चाहता है वेस्टर्न कंट्री, ये चीज़ चाइना भी जानता है, भारत भी जानता है। तो भारत यहाँ पे अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है। भारत वेस्टर्न को भी लेके चल रहा है और अपने पड़ोसियों को लेकर भी चल रहा है, ठीक है? ये हो गया। साथ ही तो अभी ऐसा क्या मुद्दा हुआ कि दोनों जो है अपनी बातचीत करने के लिए जो है यहाँ पे तैयार हो गए? तो अभी जो ग्लोबल सिनेरियो है, ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर, जो वेस्टर्न कंट्री या अमेरिका इन देशों पे जो बढ़ा रहा है टैरिफ को लेकर, तो भारत भी इस चीज़ को लेकर कंसर्न्ड है, चाइना भी लेकर कंसर्न्ड है। तो ये दोनों जो है ना मिलकर इन चुनौतियों से निपटने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि भी हाल ही में भारत और चाइना का जो डिस्प्यूट है, उसको रिज़ॉल्व करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं? तो आप वहाँ पे कैलाश यात्रा के बारे में चर्चा करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलाश यात्रा के बारे में, फिर आप संवाद को यहाँ पर बताओगे, फिर ब्रिक्स एससीओ के बारे में बात करोगे यहाँ पे, फिर आप बात करोगे यहाँ पे बायलैटरल जो रिलेशन है, उस पे बातचीत करोगे। आप बात करोगे यहाँ पे यूएनओ का यहाँ पे रेफ़रेंस दोगे, यहाँ पर भी अ, मुद्दे को उठाए गए हैं, रिज़ॉल्व किया गया, संवाद को दीजिएगा, डिप्लोमैटिक, कूटनीतिक सारे तरीके को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, ठीक है? देखिए यहाँ पे क्वाड भी न्यूज़ में चल रहा है, तो क्वाड में 4 मेंबर है, आपको पता ही है, वो भी ध्यान रखिएगा। अभी जो है ना, जैसे चाइना भी देखा होगा आपने कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। भारत ने इसका घोर निंदा किया और विरोध भी किया कि आप जो है ना बेवज़ह इस तरह की आप जो है स्टेटमेंट ना दें, नहीं तो फिर ताइवान को लेकर, तिब्बत को लेकर अभी हम उग्र हो गए ना, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है? क्योंकि चाइना और ताइवान के बीच में डिस्प्यूट है, तो भारत जो है ना ताइवान को सपोर्ट कर देता है। क्लियर है? चलिए, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो टर्की है, जो पाकिस्तान का जो साथ देता है ना? और ऑपरेशन दोस्त याद है ना? जो भारत ने जब टर्की में जो वो आया था भूकंप, तो भारत ने सहयोग का हाथ बटाया था ना? लेकिन टर्की ने क्या किया, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, तो पाकिस्तान को सप्लाई करता है हथियार वगैरह, तो भारत को ये चीज़ पसंद नहीं आया, किसी को भी नहीं आएगा, ठीक है? तो भारत ने जैसा को तैसा जवाब देने के लिए पता है क्या? साइप्रस में भारत चला गया। साइप्रस पता है? जिस तरह हमारा पाकिस्तान के बीच में जो मसला है ना, उसी तरह टर्की और साइप्रस के बीच में है। तो भारत वहाँ पे जाके साइप्रस को सपोर्ट कर दिया, कि हम आपके साथ हैं, आतंकवाद को हम किसी भी हद में बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है? तो भारत भी को भी पता है, कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना होता है। अब आती है ऑपरेशन सिंदूर, इम्पोर्टेंट क्यों है? ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के विरुद्ध जो है ना किया गया भारत का कार्रवाई है ऑपरेशन सिंदूर, ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हमारे सीडीएस हैं, सीडीएस क्या नाम है इनका? डिफेंस चीफ डिफेंस है ना? ठीक है, सीडीएस अनिल चौहान इनका नाम याद रखिएगा और इन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के जो तीनों अंग हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों ने बेहतर परफ़ॉर्म किया, मिलकर काम किया। यहाँ पे बात किया गया है कि जो अब युद्ध हो रहा है ना, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रहा है। तो भारत को भी इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। भारत अब कोशिश कर रहा है इंडिजीनियस पे। भारत अपने जो रक्षा उत्पाद है ना, खुद जनरेट करना चाहता है, खुद प्रोडक्शन करना चाहता है, दूसरे देशों पे निर्भर नहीं रहना चाहता। पहला ये, दूसरा है कि इस बार जो है ना, टेक्नोलॉजी में हमें इन्वेस्ट करना होगा, हमें स्किल प्रदान करना होगा, ठीक है? ताकि हम अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर सकें। यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है। क्योंकि अभी जो ग्लोबल ग्लोबल जो सिनेरियो है, जो भू-राजनीतिक जो संकट है, उसको ध्यान में रखते हुए भारत को यहाँ पे इंडिजीनियस या आत्मनिर्भर होना होगा, दूसरे देश पे डिपेंड रहना सही नहीं होगा। क्योंकि कब कौन देश पलटी मारेगा, कोई नहीं जानता। यहाँ पर अभी को पता है ना, अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड को लेकर बातचीत चल रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपना एग्रीकल्चर वाला जो सेक्टर है, जो डेयरी प्रोडक्ट वाला सेक्टर है, वो खोल दे। वहाँ पे टैरिफ को कम कर दे। वहाँ पे अमेरिका का प्रोडक्ट को आने दें। लेकिन भारत की अपनी मजबूरी है, भारत
अपने किसानों के साथ धोखा नहीं देगा, भारत अपने किसानों को हित को जो है ना सुरक्षा प्रदान करेगा। उसी को लेकर यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आपको बता दें यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर हैं, पहले ब्रिटेन में हुआ करता था लेकिन एग्जिट के माध्यम से बाहर निकल गया वो। और आपसे पूछेगा कि अमेरिका और भारत के बीच में कौन से मुद्दे डिस्प्यूट में चल रहे हैं, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट वाला याद रखिएगा। ऑप्शन बना के पूछ देगा तो आप लोग कन्फ्यूज़ ना करेंगे। चलिए, यहाँ पर अभी क्या हो गया, कॉलेजियम सिस्टम क्या हो गया, न्यूज़ में आ गया और यहाँ से मेंस में, प्रीलिम्स में, इंटरव्यू में सब जगह पूछता है कॉलेजियम सिस्टम। तो कॉलेजियम सिस्टम क्या है? ये वो संस्था है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति या ट्रांसफर को लेकर सिफारिश करता है। आपको बता दें कॉलेजियम सिस्टम के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है। आपको बता दें कॉलेजियम का जो स्थापना है वो संसद भी नहीं किया, बल्कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर के तहत इसको बनाया है कॉलेजियम सिस्टम को। ये भी याद रखिएगा। और अभी हाल ही में चेंजेस किए गए थे, जैसे बिहार का जो पटना है कैपिटल, और या बिहार के मुख्य न्यायाधीश क्या नाम है उनका? उनका नाम याद रखिएगा, आशुतोष कुमार। गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो पटना के हाईकोर्ट के जज थे आशुतोष कुमार, उसकी नियुक्ति यहाँ पर देखिए। पटना हाईकोर्ट के जज विपुल मनु भाई, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो गया, बीपीएससी के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया कि पटना के हाईकोर्ट के जज कौन है? चीफ चीफ वाले मनु भाई पंचोली, ये वाला इंपॉर्टेंट है। बाकी सब कुछ याद रखिएगा, ठीक है? एक तरफ राज्य दे देगा या पटना हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट दे देगा और दूसरी तरफ जज का नाम दे देगा, मैचिंग करने के लिए पूछेगा, इसलिए मैंने इस फैक्ट को लिया है। अब बात करेंगे यहाँ पे, देखिए दक्षिण अफ्रीका और भारत, आपको पता ही है ना, अभी समिट हुआ था ब्रिक्स का। कहाँ हुआ है ब्रिक्स का? ब्रिक्स का समिट हुआ है ब्राजील में। कहाँ हुआ है? ब्राजील में हुआ ना इस बार का। तो वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी और दक्षिण अफ्रीका के जो प्रमुख है राष्ट्रपति, वहाँ पर वो लोग गए थे। ब्रिक्स को लेकर क्वेश्चन बहुत पूछता है कि 2024 में कहाँ हुआ, 2025 में कहाँ होगा, 2026 में कहाँ होने वाला है, ठीक है? ध्यान रखिएगा ये भी। और दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम याद रखिएगा, सिरिल रामफोसा। डायरेक्ट क्वेश्चन बीपीएससी पूछ लेता है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को नहीं रोक पाने की स्थिति में रूस पर कड़े शुल्क लगाने की चेतावनी दिया है। अब अमेरिका बोल रहा है कि रूस अगर यूक्रेन के साथ शांति समझौता नहीं करेगा तो हम उस पे शुल्क लगाएंगे बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे जब पूरा आर्टिकल पढ़िएगा ना, तो ओवल ऑफिस न्यूज में चल रहा है। ओवल ऑफिस, आपसे पूछेगा कि ओवल ऑफिस किसका है, तो अमेरिका से जुड़ा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। पहला फैक्ट। दूसरा क्या है कि नाटो, नाटो में कितने मेंबर हैं? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 49 मेंबर है। और अंतिम में कौन बना था? स्वीडन बना था इसका मेंबर। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ लिया है। और इसके प्रमुख का नाम याद रखिएगा, मार्क रूटो का नाम होगा। देखिए मार्क रूटो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, एक तरफ संस्था नाम दे देगा, उसका प्रमुख का नाम दे देगा, मैचिंग करने के लिए पूछेगा। अभी जेपीएससी का एग्जाम हुआ, वहाँ पे यूएनए का महानिदेशक का नाम पूछ लिया। बहुत लोग इसको इग्नोर करके चलते होंगे, लेकिन आपको फैक्ट को याद रखना ही होगा अगर आपको पीसीएस निकालना है तो। चलिए नेक्स्ट मूव करें हम लोग। संबंध सुधारेंगे तो होगा पारस्परिक लाभ। देखिए यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे अमेरिका का राष्ट्रपति के बयान आप सुनिएगा ना, तो वो लोग बोलते हैं कि जो ट्रेड है ना, वो शांति समझौता करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। वो कैसे? वो दोनों देश को बोलते हैं कि अगर तुम लोग अगर शांति समझौता नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तो लोग डर के मारे फिर शांति समझौता करते हैं। इस तरह का वक्तव्य वहां पर देखने को मिलते रहता है। अब बात करेंगे चाइना के बारे में। देखिए जो जटिल वैश्विक स्थिति है टैरिफ को लेकर या अस्थिरता को लेकर, तो उसको ध्यान में रखते हुए भारत और चाइना को यहाँ पे मिलकर काम करना होगा। याद रखिएगा एससीओ का जो समिट हो रहा है ना, चाइना में हो रहा है इस बार 2025 का, कौन सा जगह हो रहा है उस याद रखिएगा, तियानजिन। इसको बहुत लोग इग्नोर करेंगे, तियानजिन को। चाइना से भी याद करेंगे लेकिन तियानजिन को याद नहीं करेंगे। तो यहीं पर समिट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। एससीओ में 10 मेंबर है, ये भी याद रखिएगा। पाकिस्तान है, भारत है, चाइना है, रसिया है, ईरान है, प्रमुख तो है, उसको याद रखिएगा। और आपको बता दें भारत और चाइना का जो है ना 75 साल हो चुका है डिप्लोमेट को लेकर, कूटनीतिक संबंध को लेकर, ये भी याद रखिएगा। तो हो गया। थर्ड की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो रक्षा समझौता हुआ था एससीओ का। एससीओ का डिफेंस मीटिंग हुआ था, कौन सा जगह हुआ था? किंगडाओ में। और ये ना जो शहर है वो बंदरगाह शहर है, कहाँ का? चाइना का। इसको याद रखेंगे आप। 2020 में पता है ना एलएसी को लेकर यहाँ पे झड़प हुआ था भारत और चाइना के बीच में। ये देखिए अभी जो है ना भारत स्पोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। क्यों ध्यान दे रहा है? क्योंकि भारत को 2047 तक क्या करना है? डेवलप कंट्री बनना है और भारत को टॉप 5 में शामिल होना है। टॉप 5 में
जो है ना स्पोर्ट्स हब के रूप में बनना है, पहला फैक्ट। दूसरा याद रखिए, 2036 में भारत ना ओलंपिक कराने को लेकर अपने अंदर, अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है कि 2036 का जो है ना अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन करवाएँगे ओलंपिक। उसके लिए बोली लगाने के लिए तैयारी कर रहा है भारत, ठीक है? थर्ड की अगर बात करें यहाँ पे, तो 2000, ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2047 तक भारत को क्या करना है? नशा मुक्त करना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का कौन-सा ईयर में लक्ष्य है नशा मुक्त करने का? तो 2045 लिख देगा, 2036 लिख देगा, तो ध्यान रखिएगा। तीनों फैक्ट बताया आपको? और अभी यहाँ पे पाकिस्तान को लेकर न्यूज़ में है, क्योंकि जो भी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब खेल होगा, तो वहाँ पे पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट करेगा। तो भारत ने कह दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी मैच होंगे, टूर्नामेंट होंगे, उसमें पाकिस्तान अगर पार्टिसिपेट करता है, भारत को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो द्विपक्षीय जो रिलेशन है या टूर्नामेंट है, वो उसपे भारत का क्या रुख है, पूरा विश्व जानता है। ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो भारत छोटे-मोटे चीज़ों पे इग्नोर करता है, नज़र तो रखता है लेकिन इग्नोर करके चलता है, क्योंकि हमारा लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, हमारा लड़ाई खुद से है। भारत को इंडिजिनियस बनना है, भारत को आत्मनिर्भर बनना है, ताकि कोई भी देश हमारे ऊपर आँख उठा के ना देख सके। भारत की जो निर्भरता है, आप डिफेंस में देख लो, एनर्जी पे देख लो, ठीक है? तो भारत का जो निर्भरता है दूसरे देशों पे, उसको कम करने पर हमें करना होगा काम। आइए थोड़ा मैप देख लेते हैं, मैप से भी क्वेश्चन पूछता है। अभी आपको बताते हैं माली जो कंट्री न्यूज़ में चला है, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है। माली जो है ना किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है? अल्जीरिया, नाइजर, मॉरिशस, मॉर्टिनिया, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखिएगा। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि भारत जो है ना लिथियम को लेकर माली के साथ समझौता किया है। माली कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, और दूसरा है साउथ अफ्रीका। अभी जो ब्रिक्स का जो समिट हुआ है, उसमें यहाँ के राष्ट्रपति गए थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका न्यूज़ में क्यों है? यहीं से चीता लेके आए हैं हम लोग, कुनो नेशनल पार्क में। नाम्बिया भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से चीता लेके आए हैं हम लोग। ओके? तो बार-बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आते हैं, अभी रसिया यूक्रेन का अभी हाल में जो भी एग्ज़ाम हो रहा है ना, चाहे जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, सब में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। यूक्रेन का जो सीमा है बेलारूस के साथ, बोलता है कि उत्तरी सीमा कौन-सा है? कौन-सा देश है? तो बेलारूस था, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, मोल्डोवा है। सबका याद रखिएगा, सबके साथ सीमा साझा करता है यूक्रेन, ठीक है? रसिया भी करता है बेलारूस के साथ, यूक्रेन के साथ, ठीक है? ब्लैक सी का लोकेशन देख लीजिए यहाँ पे। ये रसिया और यूक्रेन दोनों सीमा साझा करता है। क्वेश्चन पूछे जाएँगे। एससीओ तो अभी न्यूज़ में चल रहा है। 10 मेंबर है रसिया, मंगोलिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान। अब देखोगे यहाँ पे ईरान, ठीक है? अभी इज़राइल तो न्यूज़ में चल ही रहा है, तो इजिप्ट के साथ, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान के साथ सीमा साझा करता है। मेडिटेरेनियन सी के साथ भी कौन-कौन सा देश साझा साझा करता है? तो जॉर्डन नहीं करता, याद रखिएगा, जॉर्डन नहीं करता है। अभी कच्चा-तीवी जो है ना आइलैंड न्यूज़ में चल रहा था तमिलनाडु और श्रीलंका को लेकर, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नीलगिरी, डोडा-बेटा, अनाईमुड्डी, अकाडमम हिल्स न्यूज़ में चलते रहता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाल, ये सीक्वेंस पूछता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना फीडबैक नहीं देना भूलिएगा, आप लोग ज़रूर दीजिएगा। जो लोग कर रहे हैं ना, मनोज जी हो गए, गुड़िया जी हो गए, बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर करते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो जो लोग सिर्फ़ वीडियो देख के चले जाते हैं, अ, अपना जो है हित को पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन हमारे हित को भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है? आपको यहाँ पे कमेंट करना है, अपना फीडबैक देना है, चाहे बुरा ही दीजिए, खराब ही दीजिए, लेकिन देना है आपको। अगर खराब रहेगा तो उसमें सुधार करेंगे और अच्छा रहेगा तो उसमें और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और ये पीडीएफ जो है ना अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। मेंस का भी प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन आप लोग पीटी पे फोकस कीजिए और मेंस को भी साथ में लेके चलिएगा। डेली 1-1 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि आपको लिखने का हैबिट हो जाए, तो प्रश्न को समझने का हैबिट हो जाए। कैसे जोड़ना है, आपको नंबर बता देते हैं यहाँ पे, 9430357042। आप इस पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है? धन्यवाद।